स्टूडेंट्स, आज हम लोग आव्यूह मैट्रिक्स चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह वीडियो क्लास 12 के लिए है। ठीक है, चलिए तो 3.3 एक्सरसाइज का पहला टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त, जिसको ना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है अंग्रेजी में। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। कहता है कि यदि ए कोई m बाई n कोटि यानी ऑर्डर का आव्यूह है तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे ए का परिवर्त कहा जाता है। ए के परिवर्त को ए डैश या ए के पावर टी से सूचित किया जाता है। चलिए कहिएगा सर कुछ समझ में आया नहीं। देखिए बहुत इजी टॉपिक है। कहता है ए कोई m बाई n कोटि का आव्यूह है। इसका मतलब ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m रो और n कॉलम है, तो इसीलिए m बाई n इसका ऑर्डर कहलाएगा। अब ए की जो पंक्तियां हैं उसको संगत स्तंभों में और स्तंभों को संगत पंक्तियों में अगर हम इंटरचेंज करा दें तो इसका मतलब हुआ कि अब जो मैं आव्यूह आपको प्राप्त हो रहा है वह ए का परिवर्त कहलाएगा। ए के परिवर्त को ए डैश भी लिख सकते हैं या ए के पावर टी भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ए का पहला रो चला जाएगा पहला कॉलम में, ए का दूसरा रो चला जाएगा दूसरा कॉलम में, ए का तीसरा रो चला जाएगा तीसरा कॉलम में। इस तरह से रो चला जाएगा कॉलम में, कॉलम चला आएगा रो में। इसी को इंटरचेंज बोला जाता है। अब एक उदाहरण के जरिए हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। चलिए ए कोई मैट्रिक्स है। देखिए ए बी सी डी कहाँ है? R1 में। कहाँ है स्टूडेंट्स? R1 में पहला रो में। E F G H कहाँ है? R2 में दूसरे रो में। इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 2 गो रो है और 4 गो कॉलम है, तो 2/4 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। अब हमको ए डैश निकालना है, तो हमको क्या करना है कि पहला रो वाला जो सदस्य है वह न पहला कॉलम में चला जाएगा और दूसरा रो वाला जो सदस्य है वह दूसरा कॉलम में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को ए डैश कहते हैं। या आपकी मर्जी है कि हम ए के पावर टी बोले तो आप इसको ए के पावर टी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आपने देखा कि प्रथम रो का सदस्य चला जाता है प्रथम कॉलम में, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ में। अगर इसमें तीसरा पंक्ति होता तो वो चला जाता तीसरा स्तंभ में। इस तरह का इंटरचेंजिंग जो है वह आव्यूह का स्टूडेंट्स परिवर्त कहलाता है। इसी टॉपिक का नाम है आव्यूह का परिवर्त, अंग्रेजी में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक चीज और गौर कीजिए आप लोग कि ए का ऑर्डर है 2/4, तो ए डैश का ऑर्डर है 4/2, यानी ऑर्डर भी आपका उल्टा हो जाएगा। अगर 5/7 का कोई मैट्रिक्स है और उसका आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो 7/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए तो आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात कर सकते हैं, आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए अब इसके कुछ गुण धर्म होते हैं, आव्यूह परिवर्त का गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टी है जिसको अभी हम लिख रहे हैं, अभी कुछ प्रूफ भी करेंगे। चलिए तो पहला प्रॉपर्टी है किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, उसके बाद दोबारा ट्रांसपोज कीजिए तो आपको वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगा। किसी मैट्रिक्स को अगर आप 2 बार ट्रांसपोज करते हैं यानी 2 बार उसका परिवर्त ज्ञात करते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा। नेक्स्ट है ए प्लस बी, मतलब मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए को जोड़कर उसका ट्रांसपोज निकालिए, या पहले ट्रांसपोज निकालिए ए का बी का फिर जोड़िए, बात तो बराबर ही होने वाला है। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ये फॉर्मूला आपका
दो हुआ, इसको हम लोग अभी का गुणधर्म नंबर 2 बोलेंगे। तीसरा गुणधर्म है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, मतलब दो मैट्रिक्स को घटाइए पहले, ट्रांसपोज कीजिए बाद में, या ट्रांसपोज निकालिए पहले और घटाइए बाद में, फिर भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। और कांस्टेंट के गुना कोई मैट्रिक्स a, उसका होल ट्रांसपोज इक्वल टू k गुना ए का ट्रांसपोज। एंड लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए गुना बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में चला जाता है। तो हम ना अब पांचों प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला ए डैश का होल डैश ए कैसे होता है, तो अभी आपको दिखाया जाएगा। आइए प्रूफ देखिए, प्रूफ है पहला, ए डैश का होल डैश ए के बराबर कैसे होता है। तो हमने कोई मतलब मान लिया, कोई मैट्रिक्स मैंने मान लिया 1 3 5 इन द फर्स्ट रो, ये R1 के सदस्य हैं, एंड 2 4 6 इन द सेकेंड रो। चलिए अब इसका ना हम लोग ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, ए का क्या करेंगे, ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो ए डैश, तो इसके लिए क्या करेंगे, R1 वाला सदस्य को C1 में भेजेंगे, R2 वाला सदस्य को C2 में भेजेंगे। देख लीजिए R1 में 1 3 5 था पहला रो में, वो 1 3 5 आपका पहला कॉलम में चला गया, और दूसरा रो में था 2 4 6, वो 2 4 6 आपका दूसरा कॉलम में चला गया। तो ए डैश तो निकल गया, ए डैश तो आपका निकल गया, लेकिन आपको ए डैश का भी डैश निकालना है। तो चलिए एक बार और निकाला जाए। अब ए डैश का डैश निकालेंगे, यानी इस वाले मैट्रिक्स का डैश निकालेंगे। तो 1 2 पहला रो में है तो 1 2 पहला कॉलम में जाएगा, 3 4 दूसरा रो में है तो 3 4 दूसरा कॉलम में जाएगा, 5 6 तीसरा रो में है तो 5 6 तीसरा कॉलम में जाएगा। गौर से देखिए, ए क्या था आपका, ए क्या था आपका 1 3 5 इन द फर्स्ट रो, आपको 1 3 5 इन द फर्स्ट रो आ चुका है। 2 4 6 आपका सेकेंड रो में था, आपका 2 4 6 सेकेंड रो में आ चुका है, यानी कि ए डैश का डैश निकाले तो फिर से आपको ए प्राप्त हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी आपका प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। यहाँ ए और बी दो ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसको जोड़ा जा सकता है। आपको पता है कि दो मैट्रिसेस को उसी केस में जोड़ा जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो देखिए ये 2 बाई 2 का है और ये भी 2 बाई 2 का है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, ए का ऑर्डर बराबर बी का ऑर्डर। तो हम ए प्लस बी को डिफाइन करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए में बी को जोड़ना बहुत आसान काम है। 2 का संगत सदस्य 1 है, जोड़ दिया तो 3, 4 का संगत सदस्य 3 है, जोड़ दिया तो 7, 6 का संगत सदस्य 5 है, जोड़ दिया तो 11, 8 का संगत सदस्य 7 है, 8 7 15, ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी का डैश निकालना है, तो इसका डैश निकालना है तो 3 7 पहला रो में है, 3 7 पहला कॉलम में चला गया है, देख लीजिए। और 11 15 दूसरा रो में है, 11 15 दूसरा कॉलम में चला गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब ए डैश निकाला जाए, ए डैश तो आपके पास ए पता है 2 4 6 8, तो यहाँ पे 2 4 फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा और 6 8 दूसरा कॉलम में चला जाएगा। उसी तरह से बी आपको पता है 1 3 5 7, तो 1 3 पहला रो में है तो 1 3 पहला कॉलम में चला आया, और 5 7 दूसरा रो में है तो 5 7 दूसरा कॉलम में चला आया। अब ए डैश में बी डैश जोड़ दीजिए, ए डैश भी मालूम बी डैश भी मालूम, अब ए डैश में बी डैश को जोड़ना है। तो 2 वाले कॉर्नर पर 1 है 3, 6 वाले कॉर्नर पर 5 है 11, 4 वाले कॉर्नर पर 3 है तो 7, 8 वाले कॉर्नर पर 7 है तो 8 7 15, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का मान सेम है, 3 11 7 15, और यहाँ भी 3 11 7 15, तो दोनों का वैल्यू सेम आया। किसका किसका, ए प्लस बी का होल डैश और ए डैश जोड़ बी डैश, दोनों का वैल्यू सेम आया। तो इस तरह से आप कोई भी दो मैट्रिसेस लेकर के इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। शर्त है कि ए का ऑर्डर बराबर बी का ऑर्डर। आप कुछ भी लीजिए, यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई भी संख्या ले सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन ध्यान में रखिएगा कि ए और बी ऐसा मैट्रिसेस लेना है आपको जिनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। अभी अगला प्रॉपर्टी है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स इसका प्रूफ मैं
आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, डू योर सेल्फ, खुद कर लीजिएगा। बस जोड़ वाला मैंने बता दिया है, अब घटाव वाला आप खुद ही कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डी, कांस्टेंट के इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कांस्टेंट के इंटू ए ट्रांसपोज, या डैश भी बोल सकते हैं, जहाँ के अचर राशि है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। प्रूफ करता हूँ मैं। लेट मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स मान लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आप दर्शा दीजिए, 2/3 का हमने लिया है। ऐसे किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है, हमें प्रूफ करना है के ए का होल डैश बराबर के इंटू ए डैश। तो सबसे पहले ना स्टूडेंट्स हम के ए का मान निकालेंगे। तो चलिए के ए का मान ज्ञात करने के लिए ए के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों में के से गुना कर दीजिए। तो 2 में के से गुना करिएगा 2 के, 3 में के से 3 के, 4 में के से 4 के, इस तरह से 5 के, 6 के, 7 के। ये समझ में आपको अच्छा से आ गया होगा, बहुत आसान है। के ए तो निकल गया, अब आप के ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, फर्स्ट रो का सदस्य फर्स्ट कॉलम में चला जाता है, सेकंड रो का जो सदस्य होता है वो सेकंड कॉलम में चला जाता है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ए ट्रांसपोज या ए डैश हम निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ए पता है, 2 3 4 फर्स्ट रो में है, अभी आप देख सकते हैं 2 3 4 फर्स्ट कॉलम में आ गया है, 5 6 7 सेकेंड रो में है, और यहाँ देख सकते हैं कि 5 6 7 आपका सेकेंड कॉलम में आ चुका है। इस तरह से ए डैश निकल गया। अब के ए डैश का मान निकालना है हम लोगों को। देखिए फॉर्मूला कहता है के ए डैश, तो चलिए के ए डैश निकालते हैं स्टूडेंट्स। के ए डैश, तो ए डैश के प्रत्येक सदस्य में 2 5 3 6 4 7 सभी में हमको के से गुना कर देना है। तो 2 के, 5 के, 3 के, 6 के, 4 के, 7 के, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 आपके नज़र के सामने है, आप उसको मिलाइए गौर से। के ए का होल डैश आपके सामने है, के इंटू ए डैश भी आपके सामने है। कोई फर्क है क्या? देखिए 2 के 5 के फर्स्ट रो में, 2 के 5 के फर्स्ट रो में, 3 के 6 के सेकेंड रो में, 3 के 6 के सेकेंड रो में, 4 के 7 के थर्ड रो में, 4 के 7 के थर्ड रो में। यानी समीकरण 1 और 2 का RHS के बराबर है, इसका मतलब LHS के बराबर होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर कितना था? ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 4 था। चलिए अब 5वां नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। ये 5वां नंबर प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में बार बार ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक पूछते रहता है स्टूडेंट्स। ए इंटू बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। देखिए यहाँ उलट जाता है, ए के बाद बी है और यहाँ बी के बाद ए है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए डैश बी डैश आप नहीं लिख सकते हैं, बी डैश पहले ए डैश बाद में। मतलब जो पहले रहेगा वो बाद में चला जाएगा और जो बाद में रहेगा वो पहले चला जाएगा। तो ए इंटू बी का होल डैश ये बी डैश ए डैश होता है, ये पलट जाता है स्टूडेंट्स, ठीक ना। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। एक कोई मैट्रिक्स मैंने मान लिया 1 2 3 4 इस तरह से, एंड बी कोई मैट्रिक्स मान लिया 5 4 10 2 ऐसा कुछ मान लिया मैंने। तो यहाँ ध्यान देना है कि ए और बी ऐसा मैट्रिसेस आपको लेना है जिसको कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन है, चूंकि यहाँ 2 मैट्रिसेस को लेकर ये प्रॉपर्टी हम लोगों को समझना है, ए और बी को लेकर समझना है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ए और बी को सोच समझ कर मानना है। ऐसा मानना है, कुछ भी मानना है, ए और बी कुछ भी मानना है, लेकिन ए में बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। कंडीशन है कि ए में जितने कॉलम होंगे बी में उतने ही रो होने चाहिए, ताकि हम ए में बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ए में 2 कॉलम है और बी में 2 रो है, तो गुना हो सकता है। अब ए में हम बी से गुना पहले कर लेते हैं, ए बी निकालते हैं। ए का वैल्यू मैंने डाल दिया 1 2 3 4, बी का डाल दिया 5 4 10 2। ठीक है, अब गुना करने आपको आता है, फर्स्ट रो से सभी कॉलम में, सेकेंड रो से सभी कॉलम में। बड़ा आसान होता है मैट्रिक्स का गुना। ठीक है, तो कर लीजिए। फर्स्ट रो से सभी कॉलम में 1 5 का 5 और 2 दहाई का 20, 1 चौक 4 एंड 2 दूनी की 4। तो फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में करके फर्स्ट रो में लिख दिया। अब सेकंड रो से दोनों कॉलम में गुना करके सेकंड रो में लिख देना है। तो 3 5 का 15 एंड 4 दहाई का 40, 3 चौक 12
एंड 4 दूनी 8। अब जोड़ दीजिए 20 में 5 तो 25, वेरी सिंपल, 4 जोड़ 4 8, 15 और 40 55, 12 जोड़ 8 20। तो ये हो गया आपका A इंटू बी। अब हमें ए बी का क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, डैश निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स ए बी का डैश निकालते हैं। तो 25 8 आपका फर्स्ट रो में है जो कि फर्स्ट कॉलम में चला गया है, एंड 55 20 आपका सेकेंड रो में है जो कि आपका 55 20 सेकेंड कॉलम में चला गया है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि LHS निकल चुका है। अब RHS में क्या है, इस फॉर्मूला के RHS में क्या है बुआ, बी डैश ए डैश। तो बी आपको पता है तो बी डैश निकल जाएगा, ए आपको पता है तो ए डैश निकल जाएगा। तो चलिए बी डैश ए डैश, तो देखिए हमारे पास बी डैश हो गया 5 10 4 2, बी पता है तो बी डैश निकाल लिए, और ए पता है तो ए डैश निकाल लिए, 1 3 2 4। अब बी डैश और ए डैश को क्या करना है, तो गुना करना है। देख लीजिए यहाँ पर बी डैश इंटू ए डैश दिया हुआ है। तो चलिए बी डैश में ए डैश से हम लोग गुना कर लेते हैं। आइए पहला रो से दोनों कॉलम में करेंगे। 5 में 1 से 5, 10 में 2 से 20, 5 में 3 से 15, 10 में 4 से 40। अब सेकेंड रो से सभी कॉलम में 4 में 1 से 4 एंड 2 में 2 से 4 एंड 4 में 3 से 12, 4 में 3 से 12। देखिए फिर से देखिए, पहला रो से सभी कॉलम है ना, तो 5 में 1 से 5 एंड 10 में 2 से 20, ठीक है। अब पहला रो से दूसरा कॉलम, तो 5 तिहाई का 15, 10 चौक 40 हो गया। अब दूसरा रो से सभी कॉलम, तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 चौक 8। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, 20 में 5 जोड़िएगा तो 25 मिल जाएगा आपको, 25 मिल गया है। 40 में 15 जोड़िएगा 55 मिल जाएगा, एंड 4 में 4 जोड़िएगा स्टूडेंट्स 8 मिल जाएगा, एंड 12 में 8 जोड़िएगा 20 मिल जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिया गया है। आप समीकरण 1 और 2 का कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। देखिए समीकरण 1 में भी मिला था आपको 25 55 8 20, और यहाँ भी मिल गया 25 55 8 20। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। चलिए तो ये प्रूफ हो चुका है, 5 का 5 प्रॉपर्टी आपका प्रूफ हो चुका है। इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है सममित आव्यूह। अगला टॉपिक क्या है, सममित आव्यूह। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है अंग्रेजी में। इसका परिभाषा है, एक वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाता है यदि ए डैश ए के बराबर हो। मतलब ए डैश और ए में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज भी ज्ञात करते हैं तो वह चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका नाम सममित आव्यूह, हिंदी में, अंग्रेजी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कहिएगा सर एक एग्जाम्पल दीजिए। देखिए ए आपके पास एग्जाम्पल है 10 3 4 इन द फर्स्ट रो, 3 20 6 इन द सेकेंड रो, 4 6 40 इन द थर्ड रो। अब इसका ट्रांसपोज ज्ञात करके आप खुद देखिएगा, क्योंकि मैंने ट्रांसपोज ज्ञात करना आपको सिखा दिया है टॉपिक के शुरुआत में ही। पहला रो को पहला कॉलम में कर दीजिएगा, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। और ऐसा करने के बावजूद भी आप देखिएगा कि आपको फिर से यही मैट्रिक्स मिलेगा। आप ऐसा करके देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ए डैश आपको ए के बराबर मिल जाएगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को नाम दिया गया है सममित आव्यूह। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विषम सममित आव्यूह, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका परिभाषा देख सकते हैं। एक वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहा जाता है यदि ए डैश माइनस ए के बराबर हो। तो बहुत अच्छा ट्रिक भी हो गया, यदि ए डैश प्लस ए के बराबर होगा तो सममित आव्यूह होगा, और यदि ए डैश माइनस ए के बराबर होगा तो विषम सममित आव्यूह होगा। अब इसका एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 0 2 3 -2 0 4 एंड -3 -4 0। अब ए तो आपके पास पता है, अब इससे ए डैश आप निकाल लीजिएगा, वेरी सिंपल। और माइनस ए कैसे निकालिएगा, इन जितने भी अवयव है सबका चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो ए का वैल्यू है ना, ये तो ए का वैल्यू है और आपको माइनस ए चाहिए, तो सबका चिन्ह बदल दीजिए। तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 0 पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -4 हो जाएगा, +3 +4 एंड 0। एक बात याद रखिएगा कि जो विषम सममित आव्यूह होता है उसका डायगोनल में गारंटी के साथ 0 ही रहेगा, डायगोनल में गारंटी के साथ 0 ही रहेगा। सबसे बड़ा पहचान याद रखिएगा। अगला फॉर्मूला है
किसी वर्ग अवयव को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी आपको एक वर्ग अवयव दे दिया जाए स्टूडेंट्स, तो आप उसको चाहे कि हम सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखें तो यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला नीचे दे दिया गया है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश जोड़ 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, जहाँ ए प्लस ए डैश वाला जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा, यानी ए में ए डैश जोड़ने से जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो गारंटी के साथ सममित होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए में से ए डैश घटाने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो गारंटी के साथ विषम सममित भी होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए फार्मूला मैं पहले से इसलिए लिख लेता हूं ताकि आपका टाइम और हमारा टाइम सेव हो। आपको समझने से मतलब है कि नहीं? तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। अच्छा से अक्षर बना करके, मुझसे भी अच्छा राइटिंग बना करके आप अपना फेयर कर लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और इन सारे सूत्रों को आप अच्छा से याद कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए आ रहे हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। हालांकि यह इतना आसान एक्सरसाइज है बउआ, यह इतना आसान एक्सरसाइज है कि बहुत कम क्वेश्चन बच्चों का इसमें फंसता है। मतलब समझिए कि मैट्रिक्स का जो ये एक्सरसाइज है वह बहुत ही आसान है। तो मित्रों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे आप लोगों के लिए, उसमें हम 3.3 जिसका मेन टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो अवयव का परिवर्त जिसको ए डैश या ए के पावर टी से डिनोट किया जाता है, तो हम उसके एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। हम लोग ऊंचा मकसद रखें कि अगर हमारा देश बढ़ेगा तो इसका शर्त है कि हमारे देश के युवाओं में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, और बिना शिक्षा के ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे अंदर अच्छे शिक्षा और अच्छे संस्कार होंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत देश तरक्की करेगा। तो चलिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें एंड अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। तो श्रीकांत सर के वीडियो को देखते रहें। गुड नाइट।